वेलकम टू ब्राइटमेंट इंस्टीट्यूट। आई एम फाल्गुनी चौहान। आज हम 12th बायोलॉजी के चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये पढ़ लें कि भाई माइक्रोब्स क्या है, राइट? व्हाट इज़ माइक्रोब्स? तो माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक्रोब्स। They are not easily observable with our naked eyes. For their observation, we require microscope. ओके, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। दूसरा यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या? तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कहाँ देखने को मिलते हैं? हर जगह देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हम लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई पीएच, लो पीएच, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर, हर जगह पर हमें ये देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई माइक्रोब्स आर ओमनी प्रेजेंट। माइक्रोब्स जो है हमने बोला कि भाई इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है विथ आवर नेकेड आइज, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट? बट उनको हम कल्चर मीडिया में, लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके वी कैन ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कल्चर मीडिया में जो उनकी कॉलोनी है वो ऑब्जर्वेबल है विथ नेकेड आइज। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, पेट्री प्लेट में कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो हुई है। यहाँ पर जो हमें छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलते हैं, दे आर देयर कॉलोनी। ये जो है ये फंगस की कॉलोनी है ना? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है? नेकेड आइज से ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट उनकी कॉलोनी हमें देखने को मिलती है। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है उनको हम माइक्रोब्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं? तो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, algae है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें अभी तक यही पता है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिसीजेस करते हैं। चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिसीजेस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं ना, एड्स है, न्यूमोनिया है, टाइफॉइड है, राइट? ये एग्जाम्पल हमने जो पढ़े थे किसके थे? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिजीज हमारे अंदर करते हैं, है ना? बट हमें उनकी बेनिफिशियल साइड के बारे में तो पता ही नहीं है। डिसीजेस करने के अलावा वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स भी, दे आर प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट्स, राइट? कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं? तो उसमें से एक जो है उनकी जो एक एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे, जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रीब्यूशन। कौन सी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है कर्ड। कर्ड हम सब खाते हैं, घर पे भी बनाते हैं। घर पे कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो भाई जो मिल्क होता है उसके अंदर हम 1 स्पून कर्ड जो है ऐड कर देते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पर रहने देते हैं, है ना? ओवरनाइट रखते हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है? वो मिल्क जो है, जो कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में था, वो अब कन्वर्ट हो गया है सेमी सॉलिड फॉर्म में, राइट? क्यों ऐसा हुआ? तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें एक मेन ग्रुप जो है बैक्टीरिया का लैक्टोबैसिलस, क्या करता है? वो मिल्क की जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में, राइट? और उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, कोएगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें सेमी सॉलिड जैसा कर्ड देखने को मिलता है। अब हम जो स्पूनफुल कल्चर ऐड कर रहे हैं कर्ड का, उसको हम बोलेंगे इनोक्यूलम। क्या बोलेंगे हम उसको? इनोक्यूलम, राइट? इनोक्यूलम वर्ड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेन कौन से हो गए यहाँ पर? बैक्टीरिया। कौन से? लैक्टोबैसिलस। ओके। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं, डोसा इडली, दे ऑल आर फर्मेंटेड फूड्स। उसमें भी क्या होता है? डो जो है उसको हम ओवरनाइट रखते हैं फर्मेंट होने के लिए, इसलिए बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से, उनकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है? ये जो डो है वो कैसा होता है? पफ्ड अप हो जाता है, राइट? उसमें गैस फॉर्मेशन होता है ना? उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसमें टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरा एग्जाम्पल है ब्रेड। बेकर्स यीस्ट का यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बेकर्स यीस्ट। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि भाई ये यीस्ट और कहाँ पर उपयोगी, कहाँ पर यूजफुल है। तो बेकर्स यीस्ट जो है वो क्या करती है? ब्रेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ब्रेड का जो डो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करती है ड्यू टू इट्स बायोकेमिकल एक्टिविटी, राइट? इसकी वजह से ब्रेड में हमें ये देखो पोर्स देखने को मिलता है ना? फिर एक और है टॉडी। किस में से बनाया जाता है? तो पाम के सेप में से, और ये जनरली यूज होता है कहाँ पर? तो सदर्न इंडिया में यूज होता है। इट इज फर्मेंटेड बेवरेज, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज, राइट? चलो
फिर आते हैं अदर फर्मेंटेड फूड्स, जिसमें क्या आ गया, तो भाई फर्मेंटेड फिश आ गई, ढोकला आ गया, सैंडविच सॉरी ढोकला आ गया, हांडवा आ गया, खमण आ गए, दे ऑल आर फर्मेंटेड फूड्स। और ये सब किसकी वजह से बनते हैं, तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन की वजह से बनते हैं। फिर एक ट्रेडिशनल फूड जो कि है चीज़, राइट। चीज़ जो है उसको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, राइट। और चीज़ में हमें बहुत बड़े बड़े हॉल्स देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से। कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, तो भाई उसमें जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने एज ए कल्चर मीडियम यूज़ किया है वो क्या करते हैं, उसके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें हमें होल्स देखने को मिलते हैं। अब एक स्वीट चीज़ की हम बात करें तो उसमें हमें बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, राइट, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी वो क्या करता है, तो भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर देता है वो CO2, और उसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े होल देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सा चीज़ बनाता है, स्वीट चीज़। कौन सा चीज़, स्वीट चीज़। अनदर एग्जाम्पल रॉकवीफोर्ड चीज़ कौन बनाता है, तो उसके लिए जो फंगस का यूज़ होता है वो है पेनिसिलियम रॉकवीफोर्टी, राइट। चीज़ का जो डिफरेंट टेक्सचर है, उसका जो डिफरेंट कलर है, उसका जो डिफरेंट टेस्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने एज अ कल्चर मीडियम यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टाइप के चीज़ देखने को मिलते हैं। शेडार चीज़ है, रॉकवीफोर्टी चीज़ है, स्वीस चीज़ है, राइट। चलो, तो ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रीब्यूशन। आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, है ना। पहली प्रोडक्ट जो है उसकी हम बात करेंगे तो दे आर फर्मेंटेड बेवरेजेस। मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस की, राइट। अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा हम कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो वाइन है, बियर है, विस्की है, वोडका है, रम है, ब्रांडी है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो भाई उनमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है, तो इस सब के प्रोडक्शन के लिए भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं जिसको हम बुलाते हैं ब्रेवर्स यीस्ट। और ये ब्रेवर्स यीस्ट का ये पाउडर आप देख सकते हैं। और ये जो है ये और कुछ नहीं, जो हमने आगे देखा बेकर्स यीस्ट में वो ही सेम यीस्ट यहाँ पर यूज़ होती है, पर वहाँ पर वो किसके लिए यूज़ होती थी, बेकरी प्रोडक्ट के लिए, इसलिए उसको बेकर्स यीस्ट बोला। और यहाँ पर ये ब्रूइंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर उसको नाम दिया गया ब्रूअर्स यीस्ट, राइट। देयर इज़ नो डिफरेंस। अब क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे हो रहा होगा, तो लार्ज स्केल के लिए हमें लार्ज फर्मेंटर्स, लार्ज वेसल्स चाहिए होंगे। उस वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज फर्मेंटर्स। हियर वी कैन सी ये जो है ये फर्मेंटर्स है, राइट। अब इन अलग अलग प्रोडक्ट को हमने अलग अलग नाम क्यों दिया है, तो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। किसी में हम माल्टेड सीरियल्स का यूज़ करते हैं और किसी के प्रोडक्शन के लिए हम फ्रूट जूस का यूज़ करते हैं, तो बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। और दूसरा उनका जो हम बोलते हैं ना रिकवरी की प्रोसेस, उसके लिए दो टाइप होते हैं, या तो वो डिस्टिलेशन होता है डिस्टिलेशन के साथ, या तो विदाउट डिस्टिलेशन। तो अगर प्रोडक्ट डिस्टिलेशन से मिलती है कि बिना डिस्टिलेशन के मिलती है, उसके अकॉर्डिंग भी इनका अलग अलग नाम होता है, राइट। जैसे हम वाइन और बियर की बात करें तो उनको डिस्टिलेशन के बिना रिकवर किया जाता है, बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिस्टिलेशन चाहिए होता है उनकी रिकवरी के लिए, राइट। तो इस तरह से अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए भी उनके प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर यूजफुल टू अस। अब दूसरी प्रोडक्ट हम देखेंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स। नाउ एंटीबायोटिक्स से तो हम सब आजकल हमें सबको पता ही है, राइट। हम हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स के बिना, है ना, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो पहले हम ये एंटीबायोटिक्स वर्ड को समझते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो दो अलग अलग वर्ड से बना है, वन इज एंटी एंड अनदर इज बायो। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। तो जो केमिकल, जो मटेरियल लाइफ के अगेंस्ट वर्क कर रहा है उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ओके। किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे डिस्कवर की थी, तो ही वॉज वर्किंग विथ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी
और क्या किया था उन्होंने, तो भाई उनकी लेबोरेटरी में ये जो प्लेट थी स्टेफाइलोकोकस की, उसको उन्होंने वॉशिंग एरिया में रखा था। बट कुछ दिन बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लेट है उसके अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया है, और वो क्या कर रहा है, तो जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है उसके आजू बाजू में से स्टेफाइलोकोकस का जो बोलते हैं ना ग्रोथ है वो एलिमिनेट हो गया है, राइट। तो क्या किया, ये जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ था बाद में उनको पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म कोई और नहीं बट फंगस थी। और कौन सी फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम। उसने कुछ ऐसा केमिकल बनाया था, उसने कुछ ऐसा मटेरियल बनाया था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई जो स्टेफाइलोकोकस था उसका ग्रोथ जो था वो इनहिबिट हो गया था, राइट। तो इसके लिए इस केमिकल को बाद में नाम दिया गया पेनिसिलिन, क्योंकि वो किसने बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम ने, राइट। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में इसका यूज़ किया गया। अमेरिकन जो आर्मी थी, अमेरिकन सोल्जर्स थे, उनके वाउंड्स को क्लियर करने के लिए फिर ये पेनिसिलिन जो है उसका यूज़ किया था। और उसके बाद अर्नस्ट एंड चेरी जो चेन एंड फ्लोरी जो है, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, उन्होंने क्या किया, तो भाई इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ इनको भी क्या मिला था, 1945 का नोबेल प्राइज़ जो था मेडिसिन या वी कैन से फिजियोलॉजी। तो 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी जो है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, राइट। ये जो है ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये डिस्कवरी पूरी एक्सीडेंटल थी, इंटेंशनल नहीं थी। उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो थी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में से उनको डिस्कवर किया गया, और एंटीबायोटिक्स से बहुत सारे डिसीजेज भी क्योर किए गए, जैसे प्लेग है, डिप्थेरिया है, वुपिंग कफ है, इन सबको एंटीबायोटिक्स के क्या किया गया, क्योर किया गया, राइट। ये जो है ये पेनिसिलिन का पेनिसिलियम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम आगे देखते हैं एक और कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है केमिकल्स, और उसमें भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड अलग अलग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड जो है वो कौन बनाता है, तो भाई एस्परजिलस नाइजर फंगस, एस्परजिलस नाइजर जो कि फंगस है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है, जो क्या है, तो भाई ये है हमारा बैक्टीरिया। फिर ब्यूटेरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, अनदर बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिकम। और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए आगे ऑलरेडी हमें पता ही है कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होंगे, लैक्टोबैसिलस वी आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एट इंडस्ट्रियल स्केल, राइट। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड और उनके प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल है। केमिकल्स की बात करें तो उसमें मेनली अल्कोहल, और अल्कोहल में भी मेनली इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ऑलरेडी वी नो ब्रूअर्स यीस्ट, राइट, सैक्रोमाइसिस, सैरीविसी। तो ओके, चलो अब एक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि है एंजाइम, और एंजाइम्स में भी पर्टिकुलरली लाइपेज एंजाइम। लाइपेज की हम बात करें तो लाइपेज कहाँ यूज़ होता है, तो डिटर्जेंट में। आप लोगों ने डिटर्जेंट में देखा होगा कि भाई हमें छोटे छोटे अलग अलग कलरफुल क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, दे आर नथिंग बट एंजाइम्स। क्यों यूज़ करते हैं, तो भाई लॉन्ड्री जो है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उसमें से ऑयल स्टेन को क्या कर देते हैं, वो खींच लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमें कपड़े कैसे दिखते हैं, क्लीन हो जाते हैं ना, राइट। तो उसके लिए लाइपेज का यूज़ किया जाता है। दूसरा एंजाइम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। कहाँ यूज़ होता है भाई, लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट में। ये कहाँ यूज़ होता है, तो भाई आपने देखा होगा कि हम अगर घर पर कोई फ्रूट जूस बना रहे हैं तो वो कैसा होगा, ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें हमें थोड़े से फ्रूट के डेब्रिस देखने को मिलेंगे। बट अगर हम बाज़ार में से कोई फ्रूट जो है, बॉटल फ्रूट जो आता है, बॉटल फ्रूट जूस जो आता है, उसको अगर हम परचेस करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि भाई वो कैसा होता है, घर के फ्रूट जूस से कैसा होता है, क्लियर होता है, क्लीन होता है, राइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम की, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्लीन दिखता है कंपेयर टू घर पे बनाए हुए फ्रूट जूस, राइट। तीसरा जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्या काम करता है, क्लॉट ब्लस्टर है वो, कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया बनाते हैं। क्या करता है, क्लॉट बस्ट करता है, राइट।
मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो क्लॉट बन जाते हैं, उनकी जो वेन्स होती है उसमें, उसको रिमूव करने के लिए ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है उसका यूज़ होता है, और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। इसी तरह लाइपेज और प्रोटीएज और पैक्टीनेज एंजाइम बनाने के लिए भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। इंडस्ट्री में इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं और ये एंजाइम जो है वो फिर यूज़ किया जाता है, राइट। अनदर एप्लीकेशन हम देखेंगे कि भाई बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में हम, आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल है तो 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कहाँ यूज़ होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में? कि जो भी पेशेंट है जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पर साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसको यूज़ किया जाता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में से मिलता है? मोल्ड। कौन सी? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाती है। और दूसरा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टैटिन। क्या है? कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है। कैसे कोलेस्टेरॉल को लो करता है? तो कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है उसका ये कैसा है? इनहिबिटिव कॉम्पिटिटर है, राइट। उसके साथ कंपटीशन करता है और कोलेस्टेरॉल बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको बाइंड नहीं होने देता है, इसकी जगह ये बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता है। और इसको कौन बनाता है? यीस्ट बनाती है। कौन सी यीस्ट बनाती है? मोनेस्कस पुरपुरियस यीस्ट जो है ये उसका प्रोडक्शन करती है, स्टैटिन बनाती है, राइट। आगे देखेंगे एक और एप्लीकेशन, माइक्रोब्स इन सुएज ट्रीटमेंट। अब पहले हम सुएज के बारे में पढ़ेंगे। सुएज क्या है? तो हमारा जो भी फिकस मटेरियल है उसको हम बोलते हैं सुएज, राइट। ड्रेनेज पाइप में जो भी हमारा फिकस मटेरियल, हमारे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? सुएज बोलते हैं। और हमें पता है कि भाई डेली कितना सारा सुएज जो है वो फॉर्मेशन होता है। अगर हम ऐसे सुएज को ऐसे ही छोड़ देंगे किसी रिवर में, किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, तो क्या होगा? हमारे इंटेस्टाइन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी उसके अंदर रिलीज होंगे, राइट। जिसकी वजह से अगर ऐसा वाटर कोई कंज्यूम करता है, कोई भी एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, कोई भी हो, राइट, तो वो क्या करेगा? उसमें डिसीजेस करेगा। तो इस सुएज को हमें वाटर बॉडीज़ में, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज करने से पहले क्या करना पड़ता है? ट्रीट करना पड़ता है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। हर सिटी में म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाती है और ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करके ही सुएज को रिलीज़ करती है। अगर उसने बिना ट्रीटमेंट प्लांट में सुएज को ट्रीट किया और रिलीज़ कर दिया तो क्या होगा? बहुत बड़ा पेंडेमिक हो सकता है ना। चलो, उसके अंदर 2 जो अलग अलग ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी जो है 3-4 ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है, बट क्योंकि आपकी बुक में 2 ही स्टेज डिस्कस किए हैं तो हम 2 ही के बारे में बात करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट और इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। क्यों फिजिकल? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? तो भाई फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर 2 प्रोसेसेस का यूज़ होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सुएज है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ करके। जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, फिल्ट्रेशन का यूज़ करके फ्लोटिंग डेब्रिस जो है उनको निकाल देंगे और उसको सेटल डाउन होने देंगे, ताकि जो भी अदर सॉलिड वेस्ट है वो क्या होगा? तो भाई वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो लिक्विड बचेगा उसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट। मतलब कि मोस्ट ऑफ दी सॉलिड वेस्ट जो है वो यहीं रिमूव हो जाता है, जो डिजोल्वेबल नहीं है वो यहीं रिमूव हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो डिजोल्व सॉलिड्स है, जो डिजोल्व वेस्ट है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसका नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू यूज बायोलॉजिकल एजेंट्स, राइट। यहाँ पर हम माइक्रोब्स का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो ये जो यहाँ पर हमें नीचे सेटल डाउन सॉलिड्स मिलेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, है ना। क्या बोलेंगे उसको हम? प्राइमरी स्लज। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अब हम क्या करेंगे? तो जो भी हमारा एफ्लुएंट है उसको हम ऐड कर देंगे कहाँ पर? तो भाई एक बड़ा सा एरोबिक टैंक होगा,
राइट उसमें हम क्या करेंगे, इफ्लुएंट को ऐड करेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली एजिटेट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, उसमें कंटिन्यूअसली एयर पास करेंगे ताकि माइक्रोब्स जो है दे कैन मल्टीप्लाई, और वो माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, दे विल मेक फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किसके बने हुए होंगे, बैक्टीरिया और फंगस के। बैक्टीरिया और फंगस जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, फंगस की जो माइसेलिया है वो मिलकर क्या बनाएंगे, फ्लॉक्स बनाएंगे। और इन फ्लॉक्स का काम क्या है, तो जो भी इफ्लुएंट है उसके अंदर जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स है या डिजॉल्व वेस्ट है उसको वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, है ना, एज अ फूड दे विल कंज्यूम इट, और क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, कब तक हमें ये ट्रीटमेंट करनी है, जब तक उसका बीओडी जो है वो रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी क्या है, तो बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है कि भाई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एरेशन टैंक जो है, एरेशन टैंक में हमने ऐड कर दिया है, तो एरेशन टैंक जो है उसके अंदर वो क्या करेंगे कि भाई कंटिन्यूअसली उनको ऑक्सीजन मिलेगा, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन का यूज़ करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर इफ्लुएंट में है उसको ब्रेक करेंगे, राइट। तो बीओडी कब तक कम नहीं होगा, जब तक कि सॉलिड जब तक कि ऑर्गेनिक मैटर एफ्लुएंट में प्रेजेंट है वो सारे जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाते तब तक बीओडी कम नहीं होगा। और एक बार ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूज़ हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसी वैसे ही क्या होगा, बीओडी रिड्यूस होने लगेगा, राइट। बीओडी क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और जैसे ही बीओडी रिड्यूस होता है वैसे ही क्या होगा कि भाई हम उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको अगर आगे हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, राइट। और वहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो नीचे हमारा प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज रह गया है, एक्टिवेटेड स्लज जो रह जाएगा उसको हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, और इफ्लुएंट जो बच जाएगा उसको हम कहाँ भेजेंगे, उसको हम भेज देंगे कहाँ पर, वाटर बॉडीज़ में। कहाँ भेज देंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में अब हम इफ्लुएंट को रिलीज़ कर देंगे। और एक्टिवेटेड स्लज जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हमारे पास प्राइमरी स्लज आ गया और ये हो गया एक्टिवेटेड, दोनों मिलकर अब उसको हम डालेंगे सेटलिंग टैंक में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। वहाँ पर हम उसको कोई भी एयर कोई भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसकी वजह से वहाँ पर हमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ मिलेगा वो हो गया एनेरोबिक बैक्टीरिया। और ये एनेरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर एक्शन करेंगे और क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे मीथेन गैस में। इसमें कन्वर्ट करेंगे मीथेन गैस में, राइट। और जो एफ्लुएंट हमारे पास है उसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देंगे, और ये जो मीथेन गैस बनेगा और दूसरे गैसेस बनेंगे उसको हम एज अ बायोगैस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इस नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट डेवलप होने का ट्राई हुआ कि जहाँ पर हम क्या करेंगे, तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह दूसरे केमिकल या दूसरी चीज़ों का यूज़ करें, राइट। बट कोई भी आज तक ऐसी ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुई है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस कर पाए, राइट। आगे कि भाई वाटर बॉर्न इलनेस, अब हमें पता है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से जो हमारा सुएज फॉर्मेशन है वो भी बढ़ रहा है, बट उसके सामने इतने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, राइट। तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली उसको सुएज को रिलीज किया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न इलनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। इसकी वजह से हमारी कंट्री में ये दो प्लांट जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट। और उसके तहत क्या किया है कि भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बना पाए, राइट। ऐसा एक मिशन हमने शुरू किया है अब, राइट। अब दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूजफुल है, तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि भाई कौन से गैस बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बनते हैं, राइट। अब कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फंक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग गैस का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, राइट। मतलब कि कौन सा रॉ मटेरियल और कौन से ऑर्गेनिज्म, ये दो डिसाइड करेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बायोकेमिकल पाथवे का यूज करके कौन सा गैस प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम मीथेन उसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे।
अभी हमने बोला कि भाई जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, गैस जो है वो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल में क्या यूज़ करेंगे, तो मेनली प्लांट डेब्रिज जो है उसका यूज़ किया जाता है, एनिमल डंग जो है, काउ डंग जो है उसको यूज़ किया जाता है, राइट। वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट का उसको यूज़ किया जाता है। और जनरली ये कहाँ देखने को मिलता है, तो भाई रूरल एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि रूरल एरिया जो है वहाँ पर डोमेस्टिक एलिमेंट्स एनिमल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका डंग और उनके वेस्ट मटेरियल हमें ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो मेन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कौन सा होगा, मिथेनोजेंस होंगे। कहाँ से आएंगे, तो जो कैटल्स होते हैं उनके रूमेन में क्या होता है, मिथेनोजेंस हमें देखने को मिलते हैं। और कैटल्स जो है वो क्या खाते हैं, तो भाई प्लांट्स खाते हैं, राइट। तो उसका जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर मिथेनोजेंस होते हैं। और क्योंकि वो कैटल्स के रूमेन में प्रेजेंट होते हैं तो काउ डंग में भी ये हमें देखने को मिलते हैं। और बायोगैस प्लांट जो है इसलिए उसको बायोगैस को गोबर गैस भी बोला गया है। क्यों गोबर गैस बोला गया है, क्योंकि वो एनिमल्स कैटल्स का जो डंग है उसमें से प्रोड्यूस किया जाता है ना, इसके लिए उसको गोबर गैस भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। ये एक बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं कि ये कंक्रीट का पूरा एक उन्होंने बनाया है स्ट्रक्चर, राइट। एक तरफ इनलेट है, दूसरी तरफ आउटलेट है। इनलेट जो है उसमें क्या होगा, तो भाई काउ डंग एंड अदर प्लांट वेस्ट मटेरियल और वाटर। और ये जो डाइजेस्टर है जिसके ऊपर क्या होगा, तो भाई एक गैस होल्डर होगा ऊपर की साइड, यहाँ हम देख सकते हैं गैस होल्डर होगा। तो क्या होगा, एनारोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर एक्टिविटी क्या होगा, इसमें से प्रोसीजर होकर गैस फॉर्मेशन होगा। और वो गैस जो है वो यहाँ पर पाइप के थ्रू कहाँ दिया जाएगा, घरों में दिया जाएगा, हाउसेस में दिया जाएगा। और उसका क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है इसके लिए इसका यूज़ होता है घर में, है ना। और आउटलेट पाइप जो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हम देख सकते हैं कंपेंसेशन टैंक है, यहाँ से जो मटेरियल बचेगा वो यहाँ पर रिकवर किया जाएगा और उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट फार्म में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इंडिया में ये दो जो है IARI एंड KVIC, राइट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज ग्रामोद्योग कमेटी जिसको हम बोलते हैं, राइट। ये दोनों जो है वो मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट जो है वो बनाने का उन लोगों ने मतलब अभी डिसाइड किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट बनाए ताकि हम क्या कर सके, बायोगैस प्रोड्यूस कर सके। अब एक और उनका इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे, वो है बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल मीन्स जो भी पेस्ट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, किसका यूज़ करके, तो भाई बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करके हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, राइट। क्यों बायोलॉजिकल एजेंट की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट, राइट। तो क्योंकि केमिकल्स जो है उनके कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस है, तो एक तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, पॉल्यूशन करते हैं, अगर वाटर बॉडीज़ में जाए तो वाटर में पॉल्यूशन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो हार्मफुल है। फिर जो भी सॉइल है उसकी जो फलद्रुपता हम जो बोलते हैं उसको क्या करते हैं, वो उसको रिड्यूस करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई ऐसे पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ी जो हमें हार्म ना पहुँचाए और क्या करे, फ़ायदा दे, है ना, और पेस्ट को भी कंट्रोल करके रखे। तो इसके लिए हमें बायोपेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ी। और बायोपेस्टिसाइड्स के फ़ायदे क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, तो भाई बायोपेस्टिसाइड्स के एडवांटेजेस ये है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करते, हमें भी नहीं करते हैं, वाटर का पोल्यूशन नहीं करते, सॉइल का नहीं करते, एयर का नहीं करते हैं, राइट। एंड विदाउट अफेक्टिंग अदर ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं और पेस्ट को भी कंट्रोल करते हैं। जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम पढ़े तो भाई लेडी बर्ड आपने देखा ही होगा, रेड एंड ब्लैक डॉट्स वाला एक छोटा सा एनिमल होता है, राइट, जो किसको कंट्रोल करता है, एफिड्स को। उसी तरह ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटोज को कंट्रोल करती है। फिर बीटी बैसिलस thuringiensis, किसके ऊपर से नाम दिया गया उसको, बैसिलस thuringiensis से, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी। अभी तो हमें पता है कि भाई बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये सब हमको सब पता ही है ना। ये सब हम आगे चैप्टर 10 में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बीटी कॉटन के बारे में, राइट। बीटी का नाम हमने सुना है।
तो ये बीटी जो है वो उसको बैसिलस thuringiensis के नाम से नाम दिया गया है। क्या काम है उसका, तो ये बीटी जो है वो क्या करता है, कैटरपिलर की जो लार्वी है उसको खाता है ना। कैसे, तो क्या करना है उसको, थोड़ा सा स्पोर के फॉर्म में आता है, पैकेट सैशेट आता है, और सैशेट को क्या कर देना है, हमें प्लांट के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। और जैसे जैसे वो कोई भी कैटरपिलर आएगी, वो लार्वी आएगी, वो खाने का ट्राई करेगी, तो क्या होगा, उसके बॉडी में ये बीटी के स्पोर जाएंगे, और ये बीटी के स्पोर जो है वो उसके गट में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, टॉक्सिन बनाते हैं, राइट, और वो लार्वी जो है वो मर जाती है। बट ये हार्मफुल उसी के लिए, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, राइट। फिर आती है एक और फंगस, ट्राइकोडर्मा। कहाँ रहती है, प्लांट के रूट में रहती है, और क्या करती है, प्लांट के रूट में जो भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, उनको कंट्रोल करती है, और प्लांट को कुछ मिनरल्स एब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, राइट। फिर आता है बकुलोवायरस, ये वायरस का एग्जाम्पल है, जो किसको कंट्रोल करता है, तो इंसेक्ट्स और पर्टिकुलरली आर्थ्रोपोड्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए बकुलोवायरस जो है उसका यूज़ किया जाता है। इसके कुछ और फायदे हैं भाई, ये क्या है, कौन से ग्रुप का वायरस है, तो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस जो है उनके ग्रुप का ये वायरस है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। हमें पता है कि वायरसेस जो है दे आर होस्ट स्पेसिफिक, है ना, वो उनके होस्ट को ही अफेक्ट करते हैं, दूसरे होस्ट को वो कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे होस्ट में वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते, राइट। तो ये कैसा है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली स्पीसीज, उनकी जो होस्ट स्पीसीज है उसी को वो इफेक्ट करेगा, दूसरी को नहीं करेगा। और इसीलिए इसका यूज होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जिसमें हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड जो है, बायोपेस्टिसाइड जो है उनका यूज़ करें, और मिनिमम हार्मफुल हो हमारे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने में हेल्प करे। क्यों ज़रूरत है उनकी, तो भाई फूड चेन, फूड वेब के बारे में आपने पढ़ा है, राइट। अगर जो ऑर्गेनिज्म हमें हार्मफुल नहीं है वो भी अगर पेस्टिसाइड से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो पूरी फूड चेन, पूरी फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आईपीएम में क्या होता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीसीज सर्वाइव कर पाए, राइट, और जो हार्मफुल है उसी को हम एलिमिनेट तो नहीं करना है, उसको हम कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर कोई भी स्पीसीज को एलिमिनेट बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी स्पीसीज एलिमिनेट हो गई तो क्या होगा कि भाई उसका पूरा फूड चेन, पूरा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो आईपीएम में क्या ध्यान रखा जाता है कि भाई जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसी को कंट्रोल करना है, पेस्ट को ही कंट्रोल करना है, बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, बाकी के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमें सर्वाइव होने देना है, राइट। इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड की जगह बायोपेस्टिसाइड का यूज होता है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड को ये नहीं पता है कि भाई मुझे किसके ऊपर अटैक करना है और किसके ऊपर नहीं करना है। वो हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, जो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं है वो भी उसकी एक्शन से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी, उनकी भी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। हमें वो नहीं करना है, इसलिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज ज़्यादा करने लगे हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स। सेम चीज़ जो बायो पेस्टिसाइड में देखी कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर ऑलरेडी हमारे पास है, बट केमिकल फर्टिलाइजर जो है दे आर अगेन कैसे है, तो भाई पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल में करते हैं, एयर में करते हैं, वाटर में करते हैं, राइट। हमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिलता है पर सामने उसके बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, हमारी बॉडी के लिए भी दे आर नॉट गुड। और क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस किया हुआ क्रॉप लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी जा रहे हैं, है ना। इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, फॉर अदर एनिमल्स, फॉर अर्थ, राइट। इसके लिए उसका ऑल्टरनेटिव जो हमने ढूंढा वो है बायो फर्टिलाइजर। और क्यों फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। दूसरा, जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चरल डिमांड्स भी बढ़ रही है, राइट। तो उसको फुलफिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, बट केमिकल फर्टिलाइजर आर हार्मफुल, तो इसके लिए बायो फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया है ना। केमिकल फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेजेस, पॉल्यूशन है, हार्मफुल है फॉर अस, फॉर इकोसिस्टम, राइट। जबकि बायो फर्टिलाइजर है वो हार्मफुल नहीं है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं, ना ही पॉल्यूशन करते हैं, राइट। इसलिए अब फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करने लगे हैं, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोलॉजिकल एजेंट उनका यूज़ करते हैं, और केमिकल एजेंट जो है उनको कम से कम यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें उन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, वो है बायो फर्टिलाइजर।
और बायो फर्टिलाइजर के तौर पर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए बैक्टीरिया जो है दे कैन वर्क एज बायो फर्टिलाइजर, सम फंगस कैन वर्क एज बायो फर्टिलाइजर, राइट। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में मेनली नाइट्रोजन फिक्सर, और हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सर आए तो हमारे माइंड में सबसे पहले कौन आएगा, राइजोबियम। कौन आएगा, राइजोबियम। बट दिस नाइट्रोजन फिक्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। अब क्यों नाइट्रोजन फिक्सर्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें भी पता है कि भाई नाइट्रोजन जो है वो अपने आप एयर में तो प्रेजेंट होता है, बट हमारी बॉडी को जो नाइट्रोजन चाहिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो नाइट्रोजन चाहिए इंक्लूडिंग प्लांट्स, वो कैसा होता है, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए, राइट। और जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स यूज़ कर सकते। इसलिए बैक्टीरिया आते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी फ्री नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं अमाइंस में, नाइट्रेट्स में, राइट। उसको फिर क्या करेगी, जो प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट में से हमें वो नाइट्रोजन मिलता है। इसके लिए हमें नाइट्रोजन फिक्सर्स की जरूरत पड़ती है। दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सर्स है, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है उसमें हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे राइजोबियम का, जो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भाई लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट में ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स बनाते हैं, सिम्बायोटिकली वहाँ पर रहते हैं, जिससे दोनों को फायदा मिलता है। राइजोबियम को रहने की जगह मिल जाती है और जो लेग्यूम्स प्लांट है उनको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, राइट। चलो, और दूसरा एग्जाम्पल है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो उसमें एग्जाम्पल आएगा एजोस्पिरिलियम एंड एजोटोबैक्टर। तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, एजोस्पिरिलियम एंड एजोटोबैक्टर, जबकि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। अब हम बात करेंगे फंगस की, तो कौन सी फंगस यूजफुल है, तो एक एसोसिएशन यहाँ पर हम देखेंगे जो अगेन सिम्बायोसिस का है, सिम्बायोसिस का एसोसिएशन है, बट यहाँ पर सिम्बायोसिस किसके बीच में होता है, तो माइको स्टैंड्स फॉर फंगस, माइको स्टैंड्स फॉर फंगस, एंड राइजा इट स्टैंड्स फॉर राइजोइड्स, मीन्स रूट्स, प्लांट रूट्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है किसके बीच में, फंगस और प्लांट रूट्स के बीच में। और कौन सी फंगस, तो ग्लोमस स्पीसीज की जो फंगस है वो क्या करती है, प्लांट जो है उनके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, जिसकी वजह से दोनों को फायदा मिलता है। फंगस को रहने की जगह मिलती है, रेडीमेड फूड मिलता है, और जो प्लांट रूट है, जो प्लांट है उसको क्या फायदा मिलेगा, तो फंगस जो है वो क्या करेगी, सॉइल में से मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करेगी और कुछ पैथोजन से भी उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, राइट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये ग्लोमस फंगस जो है वो हेल्प करती है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन algae भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सर्स, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइट। जिसमें कौन से एग्जाम्पल है, तो भाई एनाबीना है, नॉस्टोक है, ऑसिलेटोरिया है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, विच कैन वर्क एज बायो फर्टिलाइजर, राइट। और क्या करते हैं, तो पर्टिकुलरली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। पैडी फील्ड्स में ये या ज़्यादातर यूज़ होते हैं, पैडी फील्ड्स जो है वहाँ पर, और ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अलग अलग फील्ड में यूज़फुल है, जैसे होममेड प्रोडक्ट्स में यूज़फुल है, इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स के तौर पर, बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस के तौर पर, एंजाइम्स के तौर पर, ऑर्गेनिक एसिड, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के तौर पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बायोगैस प्लांट में, और बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड के फॉर्म में दे आर बेनिफिशियल टू अस। सो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा उनके एडवांटेज है हमारे लिए, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थैंक यू।